अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फेस टू फेस के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, एज यू ऑल नो कि पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकली जो है बड़ा हालात ख़राब है। अपोजिशन के प्रोटेस्ट जारी हैं, जलसे जुलूस जो प्रोटेस्ट हुआ एस फार अभी नहीं शुरू किया उन्होंने, लेकिन अपोजिशन जो ग्रैंड अपोजिशन बनी है उसके 3 जलसे अभी तक हो चुके हैं, जिसमें से गुजरांवाला, कराची और कोयटा का होने जा रहा है, बल्कि 2 ही जलसे हुए हैं। तो उसके बाद की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बड़ी वर्स्ट है, पोलराइजेशन जो है वो बढ़ चुकी है। और इसके साथ साथ जो मामला चल रहे हैं गवर्नमेंट के, महंगाई जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही है, और बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है ये महंगाई के ऊपर और रेट्स के ऊपर इनका कोई काबू नहीं है। आई डोंट नो कि ये मामला कब तक चलेंगे और कहाँ तक जाएंगे, लेकिन जो सरेदस्त इस वक्त जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं वो वर्स्ट हैं। और तमाम अपोजिशन, जिसमें से मेन जमातें मैं समझता हूँ कि 3 हैं, एक मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये तीनों का जो इत्तेहाद है, बज़ाहिर तो ये 11 जमातों पर मुश्तमिल पीडीएम है जो इत्तेहाद बनाया, लेकिन बज़ाहिर तो ये 3 मेन जमातें हैं कि जो कि वोट की पावर भी रखती हैं और इनके पास मैन पावर भी है। अगर प्रोटेस्ट की बात की जाए, अगर प्रोटेस्ट की तरफ ये जाते हैं, स्ट्रीट प्रोटेस्ट की तरफ अगर ये जाएंगे, तो इसके ऊपर बात करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर। प्रोफेसर नईम मसूद साहब हैं, कॉलम निगार हैं, एनालिस्ट हैं, आज हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे देखते हैं 3 जलसे हुए, 2 जलसे हुए हैं, एक गुजरांवाला देन कराची। गुजरांवाले के जलसे पे पहले थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए, फिर कराची में जो जलसा हुआ उसके ऊपर रोशनी डाल दीजिए हमें। देखिए काशिफ खान, बात यह है कि जो गुजरांवाला का जलसा था जी पीडीएम का, राइट, उसमें मेज़बान नून लीग थी, ठीक। वाइल ऑन द अदर हैंड जो कराची वाला जलसा था पीपल्स पार्टी मेज़बान थी। अच्छा, अब अगर आप फ़र्क पूछे, जो मेन फ़र्क लोग निकालते हैं, मोटा फ़र्क, बल्कि बहुत मोटा फ़र्क, वो है कि जिस जलसे में मुस्लिम लीग नून मेज़बान थी वहाँ मियाँ नवाज शरीफ ने खिताब किया, राइट। वाइल जो हाँ कराची में पीपल्स पार्टी मेज़बान थी वहाँ पर। अच्छा, इस पे भी ज़रा बात कर लेते हैं मियाँ नवाज शरीफ के खिताब पे भी। आप कैसे देखते हैं कि गुजरांवाला का जलसा था वो, उसमें हालांकि ये उनका मेन हब है पीएमएलएन की, हमेशा सीटें उन्होंने जीती, अभी भी आधी सीटें हैं उनकी, बल्कि मेरे ख्याल आधी से ज़्यादा पीटीआई की निस्बत उनकी सीटें लाहौर में हैं जी, ठीक है जी। और गुजरांवाला उसमें मेरे ख्याल 1 सीट छोड़ के बाकी तमाम सीटें पीएमएलएन के पास हैं, लेकिन वो जो गैदरिंग थी जो लोगों मासिस की उस स्टेडियम में, वो तादाद वो उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। हाउ डू यू सी इट? नहीं, बात यह है कि 2 तरीके होते हैं, आप हाइपर क्रिटिकल होना चाहते हैं या क्रिटिकल होना चाहते हैं। अगर तो हम हाइपर क्रिटिकल होना चाहते हैं तो हम कहेंगे वहाँ मजमा बना नहीं, वहाँ जलसा सजा नहीं, ये है हाइपर क्रिटिसिज्म। अगर आप क्रिटिकली, खाली प्योर क्रिटिकली कहें तो फिर आप ये कहेंगे कि आपकी तवक्को के मुताबिक जलसा नहीं हुआ, आइडियल कंडीशन नहीं हुई, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा थे, जलसा सक्सेसफुल था। अब सक्सेस शुरू हो जाती है कि जब आपको 70-80% नताइज मिल जाते हैं। गुजरांवाला शहर, आपको शायद पता नहीं है, मेरा शहर है। आपका शहर है? मेरा शहर है। 90 में मैं लाहौर आ गया। उस वक्त गुजरांवाले पूरे शहर में जलसे का आलम था। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, गुजरांवाले के लोग लाहौर और कराची की तरह लेट जागते नहीं हैं, वो जल्दी सो जाने वाले लोग हैं। दैट इज़ समथिंग एल्स। के जब बीबी पहली दफ़ा आई थी तो उस जलसे में मैं भी शामिल था, गुजरांवाला जलसा मैंने देखा। हम दोपहर 3 बजे से इंतज़ार कर रहे थे, और जब उनकी तकरीर बीबी की ख़त्म हुई तो फजर की अज़ानें हो रही थी और लोग हिले नहीं मसूद साहब, वो तो एक बड़ी पॉलिटिकल फिगर थी ना जी। लेकिन इन हालात में अगर आप कहें, मैं किसी तरह भी नहीं कहता कि गुजरांवाला का जलसा नाकाम था, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ अगर गुजरांवाला का जलसा खाली पीएमएलएन करती तो उन्हें इतना या इससे ज़्यादा लोग फिर भी इकट्ठे कर लेने चाहिए थे, क्योंकि गुजरांवाला एक महमूद बशीर विरक है। आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, वजीर भी नहीं बने वो हर दफ़ा सिर्फ टिकट की बुनियाद पे जीतते हैं। वो पीएमएलएन की सदर की सीट है गुजरांवाला की, वो एक दफ़ा 1988 में असलम लोन जीता था, वगरना 85 से लेके ताहाल वो सीट, यानी इतना। और शहर की सीट में आपको पता है एक दफ़ा हाजी अमानुल्लाह जीता था 88 में, उसके बाद वो शहर की सीट भी पीपल्स पार्टी के काबू नहीं है, इतनी वो। तो इसमें उस जलसे का बढ़ जाना एक फितरी अमल था।
अब क्वालिटी बनती है कि आपने क्या कहा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कैसा था, आपकी तकरीरें कैसी थी। अगर आप क्वालिटेटिवली देखें और क्वांटिटेटिवली देखें तो जो कराची वाला जलसा है वो नंबर ले गया। अच्छा, मौलाना फजल रहमान जो मतलब लाहौर से भी वो लेट चले, उन्होंने कहा जी कि मैं पहले जुमा पढ़ाऊंगा जामिया अशरफिया में, उसके बाद उन्होंने 2 घंटे रेस्ट किया, और उसके बाद जब तमाम बाकी लीडरशिप जो है अपोजिशन की पहुंच चुकी थी तो मौलाना फजल रहमान साहब शदरा में रुक गए अपने किसी जमात के अहदेदार के पास और खाना वाना खाया, उन्होंने फिर थोड़ा आराम किया, और इस तरह से ये जलसा 11:30 के बाद मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ पहुँचे। मौलाना फजल रहमान ने वो जलसा ख़राब किया। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि डेलिबरेटली किया ये जी? दो टोक लफ्ज़ों में नहीं, वो उनकी कोई गलत फहमी थी या खुश फहमी थी, मैं ये नहीं कहता, मैं उनकी सिंसियरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन सियासी हल्के यही कहते हैं कि लास्ट जो उनका जलसा हुआ था उसमें उनको आखिर में खिताब किया गया और उनको इग्नोर किया गया, उसका बदला उन्होंने ये लिया। नहीं, बदला नहीं लिया। देखें, ये बिल्कुल बदला नहीं लिया, उनसे गलती हुई, या वो ये समझे थे कि लाला मूसा से बड़े लेट पहुंचेंगे बिलावल भुट्टो, या वो ये समझे थे कि मरियम लाहौर से गुजरांवाला लेट पहुंचेगी। जो मेरी भी बात हुई, मैं आपको ज़राए से बता रहा हूँ, जो मेरी इनडायरेक्ट बात हुई, तो उसमें ये नहीं मसूद साहब, आप बड़ा आपने सारे दौर देखे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, लाखों लोगों में, नो डाउट लाखों लोगों पे मुश्तमिल उनके जलसे जुलूस रैलियां भी आपने देखी। रिकॉर्ड नहीं टूटे आज, ठीक है जी, वो नहीं टूटे, लेकिन वो भी रिकॉर्ड आप ये भी देखें कि, लेकिन वो जब, मुझे भी याद है कि जंगीर बदर साहब पंजाब में उनकी गाड़ी चलाते थे, लेकिन जब टाइम गुजर रहा होता था, ज़्यादा होता था, फिर अनाउंस किया जाता था कि आप गाड़ियाँ तेज़ चलानी है, और लोगों से रास्ता बना के वो टाइम पे या एक 2 घंटे के फ़र्क में पहुंच जाती थी। तो फिर ये पॉलिटिकल फिगर्स क्या हुए हैं जिनको ये नहीं पता कि, मैं कहता हूँ जी 5,000 से लेके 50,000 तक क्राउड है, हमें इससे गज़ नहीं है, मासेस आर वेटिंग देयर, और लीडर और बाकी लीडर स्टेज पे बैठे। देखें काशिफ खान, आप ज़्यादती कर रहे हैं। अब बेनज़ीर भुट्टो के साथ अगर आज जितनी क़यादत सड़कों पे है, किसी का आप कंपेयर करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बनता नहीं है। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, आप अच्छे लीडर से सीखते भी हैं ना जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो बीबी का दौर था वो प्योर आमरीत के ख़िलाफ़ था। बीबी की जो तकरीर थी वो अंदाज़े गुफ्तगू, अंदाज़े तकल्लम, तर्ज़ तकल्लम था ही कुछ। खैर, मज़ाहमत की सियासत में तो दुनिया में सबसे बड़ा नाम मज़ाहमत जिस तरह उन्होंने की और तमीज़ के दायरे में रह के की, बाप के कातिल को भी सलीके से मुखातिब किया, और जब हुकूमत में आई तो जहाँ पे खारजा पॉलिसियों पे कंप्रोमाइज़ करना था किया। अब बीबी से कंपैरिजन नहीं है। अगर बीबी एक रोल मॉडल तो सेट कर गई ना वो ऑपोजिशन के लिए, शी वाज रेजिलिएंट थी वो बहुत बड़ी, और उसके बाद उन्होंने जो मज़ाहमत की सियासत, में समझता हूँ कि दुनिया में किसी का मतलब उतना स्ट्रगल नहीं है, तो हम हमारे लीडर्स को उनके फुट स्टेप पे चलना चाहिए था ना, क्योंकि मासेस को वेट कराना, मैं नहीं समझता कि कोई भी छोटा या बड़ा लीडर उसको मतहमल हो सकता है। देखें, अर्ज़ ये है कि जब आप लोग सबसे पहले आप अपना किरदार अवाम के सामने लाना पड़ेगा। कल को अपोजिशन हो या हुकूमत हो, यू टर्न तो नहीं लेना, अपनी बात पे रहना है। डेमोक्रेसी करनी है तो क्या प्योर डेमोक्रेसी करनी है या इंजीनियर डेमोक्रेसी करनी है? उस वक्त दौर और था, उसका मुकाबला भी बड़े आदमी से था, ये भी एक बात ज़हन में रखें। बहुत बड़ा डिक्टेटर था। अब आप देखें, पीडीएम को भी एक क्रेडिट जाता है। इन दिस कंफ्यूज्ड कंडीशन इतने लोग ले आना, दोनों जलसे सक्सेसफुल हैं। देखिए, इस पे कोई दूसरी राय नहीं। अच्छा, मैं आपसे सक्सेसफुल नहीं मसूद साहब, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ राइटर, बीइंग अ एनालिस्ट, बीइंग एन इंटेलेक्चुअल, हाउ डू यू सी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की उसमें आर्मी चीफ और जनरल फैज़ को और बाकी मामलात को खुल्लम खुल्ला जो है उन्होंने, मैं तो कहूँगा कि धमकी भी दी और उनको जो है कसूरवार भी ठहराया इस सारे मामलात का, और ये भी कहा कि जी हमारी गवर्नमेंट को आपने ख़त्म किया और इमरान खान की गवर्नमेंट को लाने वाले आप हैं। ये कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, बात ये है कि आपको किसी ने तकलीफ़ दी हो, आप उसका रिएक्शन देंगे। आप कमज़ोर हों, आप अक्लमंद हों, आप अनपढ़ हों, आप पढ़े लिखे हों, आप किसी से इक़्तिदार छीनेंगे, किसी से घर छीनेंगे, वो रिएक्ट ज़रूर करेगा। इसमें कोई, मैं ये नहीं कहता कि मियां नवाज शरीफ ने कभी कोई सियासी गलती नहीं की। नो डाउट इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, लेकिन बात यह कि बात कहीं रुकनी भी चाहिए। अदारे जब हदूद से बाहर निकलेंगे, फिर इंसान भी हदूद से उससे ज़्यादा। मसूद साहब, ये हमने माजी में भी देखा, 1988 में बनने वाली गवर्नमेंट 11 साल की घुटन के बाद, जाबर हुक्मरान के बाद, बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई थी, यही नवाज शरीफ थे अपोजिशन में, यही आईजी आई थी,
और उसके बाद 18 माह के बाद उनकी गवर्नमेंट ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट शामिल थी, जनरल हमीद गुल, ये सब लोग शामिल थे। लेकिन हमने कभी माजी में एज हम उस वक्त भी स्टूडेंट थे, अब भी समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से कभी किसी जनरल का नाम, किसी एजेंसी का नाम, किसी जज का नाम नहीं सुना था, हालांकि ये सब इन्वॉल्वमेंट्स उस वक्त भी थी। देखिए, एक जुमला पहले कहूँगा, वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। लेकिन एक कर्ज में अपनी मर्जी लेकिन की ये करूंगा, मियां फिर सवाल का जवाब नहीं नवाज शरीफ हम असर जो है हुक्मरान या सियासतदान तो बीबी के दौर के ना, उसके उनके हम असर ही थे ना जी। नहीं, ज़माना बदल गया, कुछ लोग वही हैं, लेकिन ज़माना तो, सियासी ज़माना तो बेनज़ीर की शहादत के बाद ही बहुत बदल गया। पॉलिटिकल डायमेंशंस चेंज हो आप देखें ना, गई। इसका मैं डिटेल्ड आपसे जवाब लेता हूँ जी ब्रेक के बाद। वी बस स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। जी नईम मसूद साहब, बात हो रही थी कि हमने माजी की जो लीडरशिप है, जिसमें मकबूल लीडरशिप, भुट्टो साहब, मैं मतलब बवांगे दौल कहता हूँ कि भुट्टो साहब को बाद में जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने एतराफ़ भी किया, मेरे सामने मुझे बात हुई थी उस वक्त भी, उन्होंने मारने वाले सारे पछताए, पछताए। अच्छा, उसमें ज़ाहिर है बेनज़ीर की मुखालफत करने वाले बाद में सारे पछताए। उसमें भी फौजी डिक्टेटर भी था, उसमें जुडिशरी भी थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब गवर्नमेंट थी, उसके ऊपर भी ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट जिसे आप कहते हैं, मैं फ़ौज कहता हूँ, वो उसके अगेंस्ट थी। इसहाक खान और ये मियां नवाज शरीफ साहब, ज़्यादतियाँ उनके साथ हुई पॉलिटिकली, लेकिन हमने कभी सुना नहीं कि उन्होंने कहा हो कि जी ये जनरल है, ये वो है। ये किस किस्म की फिर वो अब लीडरशिप आ गई जी? देखें, दो बातें हैं। पहली बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ये तय कर ले कि अगर हमने इन्वॉल्व होना है सियासत में तो फिर हमें सुननी भी पड़ेगी, या इस्टेब्लिशमेंट तय कर ले कि हमने इन्वॉल्व नहीं होना। अब मेरी एक राय जो है, जी। मैं कहा करता हूं कि जमहूरियत, कई दफ़ा आपके प्रोग्रामों में कहा, हर चैनल पे कहा कि जमहूरियत स्टेट का हुसन है, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहता हूं कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये स्टेट का रोमांस है। अब आप कहेंगे रोमांस क्यों? देखिए, आम तौर पे रिवाज ये है, 95% रिवाज ये है, एस्टेब्लिशमेंट कभी स्टेट के खिलाफ नहीं जाती, लेकिन बोंगियां मार सकती है और मारती भी है। हाँ, तो आपका मतलब सियासी लोगों का काम सियासत करना है, हुकूमत करना है। एलिमेंट नहीं कह सकते, हो सकता है कोई 1% एलिमेंट आपको सियासतदानों में मिल जाए, लेकिन एक बात याद रखें कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने अपने गुल खिलाने हैं, अच्छा वो भी उसने भी हवा को देख के ही खिलाने होते हैं। अब इस 19-20 के फ़र्क में अगर स्टैब्लिशमेंट आती है तो वो दुनिया में हर जगह आती है, वो आपको बियर करनी पड़ती है। पेंटागन और सीए का भी इंटेक होता है उनकी गवर्नमेंट, बिल्कुल आपको करनी। लेकिन एक बात मैं अर्ज करूंगा, आपकी वसातत से, आपका बड़ा दिल है, आप सुन भी लेंगे, न्यूट्रल आदमी है। अगर स्टैब्लिशमेंट ने मज़े लेने हैं तो फिर मकालमे के मज़े भी लिया करे, अगले बंदे को भी मकालमे की इजाज़त दें। जमहूरियत का दूसरा नाम मकालमा है। मकालमा तो ठीक है, अच्छी बात है, पहला करीना है जमहूरियत के करीनों में, तो मकालमे की फिर इन्हें बर्दाश्त भी करें, फिर पास भी करें। वो कहते हैं ना, बर्दाश्त कर या पास कर। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि द वे मियां नवाज शरीफ बैशेस द आर्मी और आर्मी ऑफिसर्स, ये मुकालमा है कि आप इसे क्या कहेंगे? देखिए, आपने मजबूर कर दिया। मैं मियां साहब ने जो कहा है उसका, मेरी फौज है, मेरी इस्टेब्लिशमेंट है, और मेरा ही मियां नवाज शरीफ है, और मेरा ही मौलाना फजल रहमान है, और मेरा ही इमरान खान है। अगर वो इतना कुछ करते हैं तो यार, मियां नवाज शरीफ ने अगर काशिफ खान कोई 2 जुमले बोल दिए हैं तो वो तो हिस्ट्री बन गई। और दूसरा, मुझे लगता है मियां साहब ने तय कर लिया, अब नो मोर वजीर आजम, अब सिर्फ लीडरी चलेगी। और ऐसा तो नहीं कि घर का बेदी लंका डाल रहा है। देखिए, घर के बेदी तो सारे ही होते हैं, हमारा घर अपना है ना, पाकिस्तान हमारा घर है, और घर में भी कभी आपको पता है पांडे टिंडे भी आपस में खटक जाते हैं। तो आप इतना इल्ज़ाम तो ना दें, अब आप ये घर का बेदी लंका डालने पे कहीं ये ना कह दें कि वो गद्दार हो गया। नहीं मसूद साहब, हम कराची के जलसे पे आ जाते हैं। खैर, मरियम नवाज शरीफ की जो लैंग्वेज थी वो भी कोई मतलब इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब पॉलिटिकल लैंग्वेज होती है सियासतदानों की, आप भी समझते हैं। तो
लेकिन जो कराची का जलसा था कंपैरेटिवली बड़ा जलसा था, पीपल्स पार्टी का गढ़ था, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये कि स्टेज से लेके हर जगह तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था। उसके बाद जो ये इस वक्त मैं कहूँगा कि चलें आपकी बात मान लेते हैं कि इसमें हो सकता है हकीकत ना हो, लेकिन बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की जो स्पीच थी, जो वो करना चाह रहे थे, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी, जो एंटी फौज थी, उसको रोका गया। और उसके कराची में और उसको रोकने वाले जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब थे और बिलावल भुट्टो जरदारी थे। उन्होंने कहा जी हम इस जलसे में, क्योंकि ये 18 अक्टूबर को हो रहा है, आज के दिन मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे अटैक भी होता है, ठीक है जी, सानिया कारसाज का, तो हम ऐसी कोई यहाँ बदमज़गी नहीं करना चाहते। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, पहली बात यह है, मैं इतलात पे मबनी बात कर रहा हूँ कि मियाँ साहब को दावत ही नहीं दी गई खिताब की, राइट। और दूसरी बात ये मैं कहूँ, मियाँ साहब की तरफ से इसरार भी नहीं किया गया इस पे, क्योंकि मियाँ साहब ने इस चीज़ को भांप लिया था। अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। ये मेरी तरफ से ये मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब इस पे कभी जिद भी ना करते। करनी भी नहीं चाहिए। वजह ये है कि इसमें कोई शक नहीं, आसिफ अली जरदारी एक जहांदीदा सियासतदान है और उसके अभी इफेक्ट्स बाकी थे। इस जलसे के वही इफेक्ट्स नहीं देने थे। देखिए, 12 मसाले पूरे अपोजिशन को भी करने पड़ते हैं। वहाँ ढंग की बातें हुई हैं। यहाँ गुजरांवाला में जिसने ढंग की बात की है और मुकर्रिन ने भी किया, देखिए मौलाना फजल रहमान से बात हुई नहीं और सिर्फ ढंग की बात की थी बिलावल भुट्टो जरदारी ने, अच्छी तकरीर गुजरांवाला। अब हम चलते हैं फिर कराची, जहां मुझे आप ले गए हैं। कराची की जो बेस्ट स्पीच थी वो थी मौलाना फजल रहमान की, लेकिन जिस स्पीच में पॉइंट्स बड़े अच्छे थे, अवाम से बराह रास्त खिताब किया गया था, अवाम की चीज़ों की बात की गई थी, महंगाई की, लाकानूनियत की, जमहूरियत की जो सारी बात की गई थी, वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। देखिए, मैं उस दिन, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे बड़ी खुशी हुई। उससे पहले मरीम नवाज़ की स्पीच थी, वो तो मुझे हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन मुझे पर्सनल बयान अपने उनके दुखों पे मुब्तला लग रही थी और मुश्तमिल लग रही थी, और उसमें कोई अवाम की इस्लाह, अवाम की उसमें नहीं थी। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने कहा जी कि इमरानी माहदा है, ये टीच भी करते हैं ना, आप टीचर लीडर्स जो हैं अवाम को टीच भी करते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी को मैंने फर्स्ट टाइम सुना जब उसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात की, तो मुझे अच्छा लगा कि उसकी नफरत में मबनी तकरीर नहीं थी, वो अच्छी थी, बेहतर थी। देखें, हम नहीं भूल सकते, बीबी कहती थी डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। यस, आज भी डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज है। डेमोक्रेटिक बात जो लीडर करेगा उसका चूरन बिकेगा, जो नहीं करेगा उसका नहीं बिकेगा। आइन में सारे इलाज मौजूद हैं, स्वाय एक इलाज के, पता नहीं भुट्टो साहब ने वो इसमें नहीं डाला। वो बड़े लोगों का मुआवजा 1973 के आइन में नहीं है, जिस पे मैं कभी कभी तनकीद की लेकिन आप ये देखें कि बड़ा बैलेंस आइन 1973 में बनाया, तो भुट्टो साहब का पूरा टेन्योर जो था, एक पैसे की करप्शन ना उन पे, ना उनके किसी MNA MPA या किसी भी अहदेदार पे नहीं थी। उस वक्त करप्शन भी नहीं थी। ये तो ज़्यादा दौर की पैदावार नहीं, ये सारा करप्शन ज़्यादा दौर की नहीं, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक अमीरुल मोमिनीन की पैदावार है करप्शन। राइट। जब आपने 85 के इलेक्शन में लोगों को पैसे दिए थे। देखिए, जब आइन से हटेंगे फिर करप्शन होगी। एक याद बात रखें, करप्शन ये भी है कि आप झूठ बोलें, करप्शन ये भी है कि आप आइन तोड़ें, करप्शन ये भी है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करें, करप्शन ये भी है कि आप अपनी आवाम से किए गए वादे तोड़ दें, और करप्शन ये भी है कि आप फरेब की सियासत करें। तो इस जुमरे में आप झूठ बोलने से बड़ी पता है, आप कहेंगे ये इतने आइडियल ना, मैं नहीं होता, लेकिन भुट्टो के दौर में माली करप्शन बिल्कुल नहीं, तस्वर नहीं था, बिल्कुल नहीं थे, तस्वर ही नहीं था। लोग यार आप देखें, मौलाना की बात मैं करने लगा था, वो बाद में करूंगा। नवाबजादा नसरुल्लाह खान जायदादें बिक गई, मैं गवाह हूँ, हमद नासिर चट्टे की जायदादें बिक गई, लेकिन बाद में दोनों के बेटे आए तो बन गई, दैट इज समथिंग एल्स। बाद में सियासत ये शुरू हो गई, अपोजिशन की सियासत तो देखें ना, अलायंस की तो जीरो ग्रुप आ गया था बाद में। पहले तो लोग ट्रेन पे, यार भुट्टो जैसे लीडर तो ट्रेन पे पूरे मुल्क का दौरा करते थे। आज आपको गाड़ी चाहिए जो 3 करोड़ की हो। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भुट्टो साहब भी वैसे फिरते थे, वहाँ जहाँ दिल करता था रुक जाता था। वो देखें, वो दौर और था अवामी, वो देखें, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में आएगा, बिलावल उसमें रहेगा।
अगर कराची में जाएगा बिलावल हाउस, न्यूट्रली स्पीकिंग एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर वो पिंडी जाएगा तो किसी बिलावल हाउस में रहेगा, तो वो अवाम के दिलों में नहीं रह सकता। वो एक सत्तर क्लिफ्टन होता था उनका, जहाँ आप भी जा सकते थे, मैं भी जा सकता था। बेनज़ीर भुट्टो आती थी, गुलजार हाउस में रहती थी, जी हाँ। बेनज़ीर भुट्टो आती थी। मैंने ऐसे ऐसे कारकुन देखे हैं, जब मैं छोटे शहरों में जाता हूँ तो कहते हैं बीबी हमारे पास रही थी, बाय नेम ये बुलाती घबरा थी था। वो उनको। और बीबी का देखे, वो लोग जब बिलावल हाउसेज नहीं बनाते थे, शरीफ कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते थे, वो फिर कहाँ उनके दिल, लोगों के दिलों में घर बनते थे। तो जिनको कंस्ट्रक्शन की आदत हो दिलों में, वो इस तरह नहीं किया करते, वो दौर और था। लीडर्स अवाम से दूर हो गए, देखें, फासले बढ़ गए। उससे पीछे जाए लियाकत अली खान की इज्जत थी, उसके अलावा मोहतरमा फातिमा जना की इज्जत थी, और कायदे आज़म की तो इज्जत जो कायदे आज़म को जिसने देखा नहीं था, सुना नहीं था, वो भी एहतराम। तो एहतराम था करैक्टर का, काज का। लोग उनसे करप्शन की तवक्को ही नहीं करते थे, उन्होंने की भी नहीं है। बात हो रही है माली करप्शन की, तो मैं माली करप्शन मैं कहता हूं कि यार माली करप्शन से भी बड़ी करप्शन जो है वो आपकी डिसऑनेस्टी है, आपके वादे किया आप लोगों के देखिए, हर बंदा जीतता है, अवाम की होप्स तोड़ने एक की जुमला है। मेरा सुन ले, रोटी कपड़ा और मकान की बात हो, 1 करोड़ नौकरियों की बात हो, 50 लाख घरों की बात हो, अगर आप इतने दीप जला देते हैं लोगों की आंखों में, गरीब आदमी की आंखों में, फिर आप जब क्या आपके पास निकले इक़्तिदार आता है तो आप उनकी आंखों के दिए बुझा देते हैं, उनको भूख से मार देते हैं, तो वो आपको क्या समझें। उतना बोलें जितना बोल सकते हैं। मुझे अभी तक इमरान खान का कोई बड़ा कसूर नहीं नजर आया। मुझे पता है महंगाई की वजह पिछले भी है और ये भी है। इमरान खान का बड़ा कसूर ये है कि उन्होंने अपनी तकरीरों में वो कुछ कह दिया जिसका होमवर्क नहीं किया था। इमरान खान को मरवाने वाला 2 चीज़ें हैं। आज इमरान खान की सबसे बड़ी अपोजिशन महंगाई है, और इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन 2013 से लेके आज तक असद उमर है। असद उमर की कैलकुलेशंस को पकड़ो यार। असद उमर करप्ट है। उसने मेरे जैसे मासूम बंदे ने जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, उनको क्यों ये नहीं मशहूर साहब, आप लिखते भी हैं, मैं एक सवाल आपसे बुनियादी करना चाह रहा हूँ। गलती करता हूँ लिखता हूँ क्या? नहीं अच्छा करते हैं आप। लेकिन आप मुझे बताइए कि एक सियासतदान जो कौमों की किस्मतें बदल सकते हैं, मतलब इनके पास इक़्तिदार जब आता है। एक मेरा छोटा सा टेक ले लेंगे। जी जी। असद उमर वगैरह को लोगों ने मसीहा समझा था, सियासतदान समझते निकले, सियासतदान समझते तो असद उमर को इस पे बात हम करते हैं, इस टॉपिक पे कंप्लीट बात करते हैं। जब एक सियासतदान कोई भी XYZ, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 2 टेन्योर भी हैं, मियाँ नवाज शरीफ के 3 टेन्योर हैं, इनके बीच में और टेन्योर्स भी आए सारे, इवन मोहम्मद खान जुनेजो का भी अगर हम ले लें, फिर इमरान खान का टेन्योर ले लीजिए, तो इसमें बीच में वो मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट भी आई, जमाली साहब भी आए। अवाम को बड़ी हाई होप्स दिलाई गई हमेशा। अवाम की जब होप्स टूटती हैं तो फिर क्या होता है किसी भी रियासत में? देखें, फिर जब आवाम की होप टूटती हैं किसी भी रियासत में, लाकानूनियत जन्म लेती है, भूख। देखें, मेरे नबी ने भी दुआएं की थी कि अच्छे वक्त के बाद बुरे वक्त से बचाना, और गरीबी इंसान को कुफर के करीब तर ले जाती है। सिर्फ जराइम का मेन वजह ही जो है पॉवर्टी है। आपके पहले कप प्याली से हमारी माएँ पैसे रख देती थी ना। सबसे पहले बच्चा अपने घर से पैसे चुराता है, उसके बाद वो बाहर से कोई खाने वाली चीज़ चुराता है, उसके बाद वो छोटी मोटी चोरी करता है, साइकिल चुराता है, फिर वो मोटरसाइकिल चुराता है, फिर वो डकैती करता है। ये अगर हुकूमतें ये यार वेलफेयर स्टेट्स बनी ना दुनिया में, आपने क्यों नहीं बनाई? या आप उन्हें उतनी होप्स, मैं कहता हूँ ला कानूनियत को दुरुस्त कर दें, आपकी महंगाई के आपके दूसरे आपके तीसरे मामले ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हम सियासत आमरीत खेलना शुरू कर देते हैं। इंसानी हकूक, देखें मुझे एक बात कर लेने दें, अभी आपने ही आइन की बात की, 6 को छोड़ दें, वो तो गद्दारी के मुतल्लक है। 7 से लेके 28 तक आपको और मुझे और इस कैमरे के पीछे खड़े बच्चों को और घर में बैठे गरीब आदमी को या छाबड़ी वाले को इंसानी हकूक देता है। कभी आपने किसी से सुना है कि 7 से लेके 28 तक जो आर्टिकल्स है उस पर भी खड़ा होकर कोई बात करे? कोई नहीं करता। सिर्फ जब रिटें करते हैं ना हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ मुझे रेफरेंस मिलते हैं। आपके सियासतदान ने उस पर डिबेट छोड़ दिया है, चाहे वो तहरीक इंसाफ का हो, चाहे वो तहरीक नाइंसाफ़ी का हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो गैर पीपल्स पार्टी का हो, ट्रैक से हट चुके हैं। ये सब अपनी बात करते हैं, अगले पे इल्ज़ाम देते हैं, अपनी सफाई की बात कोई नहीं करता और ना साफ है। नहीं मसूद साहब, आप आपने कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लिया, मतलब जाहिर है कि नो कंपैरिजन हम सोच भी नहीं सकते हैं। मिज़ार कायद के ऊपर जो कुछ इन्होंने किया,
मैं किसी और का ऐसा कुछ हरकत जो है उसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करूँगा, ना उसको जस्टिफिकेशन है। हाउ डू यू सी के उसके बाद का जो मामला हुआ, लेकिन जिस तरीके से उनका जंगला तोड़ के अंदर जाके जो कुछ कैप्टन सफदर ने किया, क्या ये मुनासिब बात थी? आप मेरे 3 जुमले सुन लेंगे इसके जवाब। जी जी बिल्कुल। नंबर 1, नामुनासिब बात। राइट। नंबर 2, चोरी थी, ना डाका था, ना गद्दारी थी, ना कत्ल था। नंबर 3, खाली FIR हो सकती थी, दरवाजे तोड़ के चले या ना तोड़ के गिरफ्तारी करना, और जो जुर्म भी बेलेबल है। ये सीरीज गलत चली है। एक बंदे ने गलती की है तो फिर स्टेट ने भी देखे। बात ये है कि स्टेट कौन है? स्टेट तो स्टेट है ना, कैप्टन सफदर स्टेट तो नहीं है। आपके स्टेट के एक अच्छा, कोई जरूरी है आप उसे नवाज शरीफ का दामाद समझ के ऑपोजिशन तो ये भी कह रही है कि जो जज ने अकॉर्डिंग टू लॉ जो है उनकी जो बेल ली है वो बेल नहीं ली जा सकती थी, उनको जुडिशियल होना ज़रूरी था। आई डोंट थिंक सो। मेरी वकला से बात हुई है, ये गलत बात है। उस पर आप ये बेलेबल ऑफेंस था कि आप क्या नहीं मसूद साहब, अरेस्ट हो गए, किसी आम बंदे पे भी अगर होता है, रूल ऑफ लॉ तो ये है कि कोई भी जुर्म करे उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। एक जुमला बोल लूँ फिर आपका सवाल लेता हूँ। लोगों को 18वीं तरमीम की तकलीफ है, मैं कहता हूँ नहीं तकलीफ। 18वीं तरमीम में जो 10A है, आर्टिकल 10A, 2 लफ्ज़ हैं, फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस। सबको तकलीफ ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल की है। अगर आप ये कर दें, यार मेरी तरफ से मेरे बेटे को लटका दे, मेरे बाप को लटका दे अगर गलत है, लेकिन उसे फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस से गुजारे। अब मैं आपका सवाल लेता हूँ। अब वो फेयर ट्रायल तो जाहिर है कि अगर आज सुबह FIR हुई है, शाम को आप उसे बेल दे के भेज देंगे, यही नैब केसेस में हो रहा है, तो फिर फेयर ट्रायल कहाँ से होगा मुझे बताइए। अच्छा, नैब की तरफ से हो रहा है। वो बड़ी मज़े की, कल परसों एक बड़ा मुझसे 10 कदम आगे और 2 फुट बड़ा एक जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, एनालिस्ट, एक प्रोग्राम में। तो उन्होंने कहा फलां का कसूर है, फलां का कसूर है, फलां का कसूर है, सारे अदारे गिना दिए जो मैं नहीं गिना सकता। तो मैंने कहा भाई आप तो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी का कसूर है, तो अब आप कह रहे हैं वो उसे यूटर्न लेना पड़ा। तो मैंने कहा मैं यही कहता हूँ, जब कसूर बढ़ जाए मुकालमे पे मुझे बताएं, अगर जंग भी लग जाती है या आप तो जंग खेलते भी रहे हैं, क्या इस टेबल पे नहीं आना पड़ता? मेरे और आपकी कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, मेरे और आपकी दोस्ती में भी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन अगर आज हम मुकालमा छोड़ देंगे तो काशिफ खान कौन, नईम मसूद कौन? अब ये मुकालमे की बात, तो मियाँ बीवी में भी अगर छूट जाए तो तलाक दूरी हो जाती है। आप जो मुकालमों से भगा रहे हैं ना लोगों को, ये आप ज्यादती कर। मैं आपसे मुराद काशिफ खान इस पे मैं समझ गया। को कह रहा हूं। मैं इस मुकालमे से शुरू करूंगा, मुझे कमर्शियल ब्रेक पे जाना है। मुकालमे की बात आपने बहुत अच्छी की, ये हेल्दी साइन होता है किसी भी मुआशरे के लिए, किसी पॉलिटिकल सेटअप के ऊपर। एक तो ये बात करेंगे कि माजी के आपने अभी नाम ले लिया, अहद रफ्ता की बात की आपने, और मौलाना नवाब नसरुल्लाह खान साहब का जो है नाम लिया। तो एक तो ये मौलाना फजल रहमान को जो बनाया, इसके ऊपर इस ऑपोजिशन का हेड बनाया अलायंस का, उस पर बात करेंगे। और फिर मुकालमे की बात करेंगे कि मुकालमा किस किस के बीच होना चाहिए, फ्री कैन कौन होना चाहिए। वी बस स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूवर्स। जी नहीं मसूद साहब, मुकालमा आप कह रहे हैं बार बार मुकालमे, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि किसी भी हेल्दी माशरे के लिए और किसी भी हेल्दी सियासत के लिए मुकालमा ज़रूरी है, लेकिन ऐसे कैसे मुकालमा होगा? इमरान खान साहब तो उनसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं करप्ट हैं, ठीक है जी, गो के उनको कोर्ट्स बेल दे देती हैं, रिलीफ मिल जाता है तमाम लोगों को। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पीपल्स पार्टी के या PMLN के, इवन जब हमारे जो अलीम खान साहब हैं और सप्तान थे और ये दूसरे लोग हैं, इनको भी रिलीफ मिल गया ना नैब से, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता कि उनके पीछे कौन है या इनके पीछे कौन है, रिलीफ मिल गया, इसका मतलब फ्लॉज हैं हमारे लॉ के अंदर जिसका फ़ायदा उठाया जाता है। मुकालमा आप क्या मतलब चाह रहे हैं इस मौजूदा बदतरीन सियासी सूरत हाल में, जहाँ पे पोल्यूशन है, हेड ऑन कोलिजन की तरफ जा रही है अपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, मुकालमा किसका आप
समझते हैं कि होना चाहिए इस वक्त? पहली शॉर्ट जवाब ये ले लिए कि मैंने आपके सामने 10th A की बात की, ड्यू प्रोसेस की, राइट। आपके सामने वो बात आई फेयर ट्रायल की, वो होता नहीं है। आप करते हैं फड़ लो फड़ लो फड़ लो, उसमें तो यही कुछ होगा। दूसरी बात जो छोटा सा मेरा आंसर है वो ये है, देखिए जब मेरे घर में भी चोर होंगे ना तो मैं छत पे चढ़ के किसी को कहूँगा वो डाकुओ, तो मैं नहीं कह सकता, पीछे से आवाज आएगी तुम ही थले डाकू पाले ने। अब डाकू तो पाले हुए हैं हुकूमत ने भी, आपको पता है कितने लोग उधर से भी डाके मार के इधर आए हैं। जी हाँ, रोलिंग स्टोन्स हैं। डाकू जो है उनकी वजह से जरदारी साहब और नवाज शरीफ जैसे लोग फंसते हैं, और दूसरी वजह से इमरान खान फंसेंगे। अब आई बात मकालमे की, देखिए मकालमा दो जिंदा लोगों के दरमियान होता है। ये नहीं होगा कि मेरा और कुर्सी का मकालमा होगा, मेरा और जनाब का मकालमा होगा ना, इट्स मकालमा, हम भी तो डायलॉग कर रहे हैं। अब क्या हुआ, अभी आपने ही कहा कि इमरान खान तो बात सुनते नहीं, उन्हें चोर डाकू कहते हैं। क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ कि इमरान खान की जो इज्जत तकरीम बननी थी वो नहीं बनी। कहना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी को चाहिए था, मोहतरम वजीर आजम पाकिस्तान नोटिस लें जो कराची में हुआ। तो जब इमरान खान मुकालमा नहीं करना चाहते तो उन्होंने किसको कहा? आर्मी चीफ को कहा। लेकिन देखे रास्ता निकाला बिलावल ने, उन्होंने आर्मी चीफ को कहा जनाब ये हुआ है, इसकी तफ्तीश करवाएं। यही मकालमा होता है ना। और ये तो नहीं होता कि आपने जरूर आपने इकट्ठे बैठने, मकालमा तो आजकल तो क्लासेस ऑनलाइन हो जाता है। तो मकालमा दो मुखालिफ पार्टी में भी हो सकता है, दो दोस्तों में भी हो सकता है, फौज और मैं ये नहीं कहता कि फौज को बाहर निकाल दे, चलो मैं कहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिशियन में भी हो सकता है मुकालमा, किसी में भी हो सकता है। दो ऐसे लोगों में जो किसी मुल्को कौम के लिए, किसी फैमिली के लिए, गली मोहल्ले की वेलफेयर के लिए एक जगह पे बैठना चाहते हैं, उनके खिलाफ वो बैठ के। अच्छा, अब अगर आपकी इसी मतलब बड़ी अच्छी तजवीज़ आपके लिए आपकी ये, तो अगर यही बात अगर हम मियाँ साहब की पार्टी की बात कर लें, मतलब वो मुकालमा अंडरग्राउंड करते भी रहे हमें, शहबाज शरीफ साहब भी करते रहे, जनरल जुबैर भी मिले आर्मी चीफ यार ये जो अंडर हैंड अंडर द टेबल मुकालमे नहीं होते, ये फिर क्या होते हैं? वो सौदेबाजी होती है। तो वो सौदेबाजी नहीं हुई ना, सौदेबाजी होती है। तो फिर खुल के क्यों नहीं करते ना? मुझे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, खुल के क्यों नहीं करते? गलत करते हैं। जो सियासतदान अंडर हैंड खेलता है वो फिर जलावतन भी होता है, वो बाहर भी जाता है। नहीं मसूद साहब कैसे देखते हैं कि बात लीक हो जाती है? बात के बाद आपका सवाल लेता हूँ। गुलबदीन हिकमत यार आए हैं, कौम को पता होना चाहिए, मुकालमा होना चाहिए इस पे। दो लोग डिबेट कहीं से सुनी आपने? किसी टीवी प्रोग्राम में सुनी? नहीं सुनी। अब आपका सवाल है। लेकिन अगर आप मीडिया से पता चलता है या SBR से पता चलता है, जब मीडिया में शोर होगा होता है कि जी जुबैर एक्स गवर्नर सिंध जो हैं वो मिले हैं 2 दफ़ा जाके, ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं हाँ हम जी मिले थे, पहले कहते हैं पर्सनल कैपेसिटी में मिले, फिर कहते हैं जी उधर से दूसरी तरफ से ISBR का जो स्टेटमेंट आ जाता है क्लैरिफिकेशन की जी दोनों दफ़ा आए, मरियम बीबी और नवाज शरीफ की बात की। तो फिर ये इम्पैक्ट क्या है? ये कौन सी, ये मुकालमा कौन सा है? ये मुकालमा नहीं है, ये डर्टी पॉलिटिक्स है। और इसमें माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ फौज और सियासी पार्टियां दोनों इन्वॉल्व हैं। बुलाया क्यों गया, मिला क्यों गया, फौज क्यों मिलती है, क्यों बुलाती है, क्या ज़रूरत पड़ी है? बेशक ज़ुबैर कहे मेरे ख़ानदानी तल्लुकात हैं, मेरे भी ख़ानदानी तल्लुकात हो सकते हैं, हम भाई हैं, मुल्क एक है, मुझे भी सुबह बुला लें, चीफ साहब कभी भी नहीं बुलाएंगे। अच्छा, आप 1993 में आपको याद है कि जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट गई थी, जब इनकी रीस्टेट की गई थी सुप्रीम कोर्ट से, फिर इनसे पंजाब गवर्नमेंट चली गई थी, संभाला नहीं गया था, तो दोबारा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है लॉन्ग मार्च करना चाह रही थी, तो उस वक्त में रास्ते में रुक गया था और बीबी को इस्लामाबाद बुलाया गया। इसहाक खान साहब भी थे उसमें, तो हमारे वहीद काकड़ साहब आर्मी चीफ थे, तो वहाँ कोर कमांडर्स का इजलास हुआ। उन्होंने कहा कि मोहतरमा से पूछा कि आप क्यों करना चाह रही हैं लॉन्ग मार्च? उन्होंने कहा जी मैं फ्रेश इलेक्शंस चाह रही हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि अगर फ्रेश इलेक्शंस का हो जाए, सिस्टम बन जाए, तो उन्होंने कहा जी मैं लॉन्ग मार्च कैंसिल कर दूंगी। उन्होंने फ़ोन उठाया, सलमान तसीर को कहा, उन्होंने कहा जी कैंसिल कर दीजिए। फिर आपको बाकी का भी पता है कि मियाँ साहब को बुलाया गया, उन्होंने कहा इसहाक खान साहब जो है वो रिज़ाइन देंगे तो मैं दूंगा, क्योंकि आपको पता है उस वक्त तो हालात भी ये हो गए थे ना जी, उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और ये सारा कुछ टीवी, ठीक है जी। तो फिर उन्होंने कहा था कि जी मैं अपने वालिद साहब से पूछ के बताऊँगा, लेकिन वो ख़त्म हो गया था। आज अब उस वक्त भी मतलब जब हालात काबू से पॉलिटिकली इतने वर्स्ट हो गए थे, तो ये सारे मामला फ़ौज को तो फिर आना पड़ता है ना जी बीच में। इवन धरने के दिनों में भी फ़ौज ने आई थी। आप इसका कसूरवार जो है हम पॉलिटिशियंस खुद है ना जी, हमारे पॉलिटिशियंस है ना। आपने कभी घर दही जमाया? दही ज़्यादा होता है, हमें थोड़ा दूध ज़्यादा होता है, हमें थोड़ा सा आपने दही फेंकना है उसमें, जिसे हमारी माएँ कहती थी जाग लगाना है।
ये जाग आपकी फ़ौज लगाती है इतनी सी, और दूध सियासतदानों का बहुत ज़्यादा होता है। अब दही बन जाता है, फट जाता है, आई डोंट नो, मैं ये कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन दाल में काला काला है, नहीं होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट को अपना इंसाफ का रोल प्ले करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं अच्छा, मियाँ साहब ने जनरल जहांगीर करामत को जब फारिग किया था, आपको पता है ना जी, उनको भी, ठीक है जी, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम ये लगाया था कि नेशनल डिफेंस कॉलेज में उन्होंने कहा था कि फ़ौज का एक जो है रोल कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब बहुत से मुल्कों में है, आपको पता है ना जी, उन्होंने कहा कि जी फ़ौज पे इल्ज़ाम भी लगता है, तो फिर एक मतलब जो इसे कहते हैं कि सेफ्टी वॉल्व का जो रोल है, उसमें जो नेशनल डिफेंस काउंसिल बनानी थी, बाद में मुशर्रफ साहब ने बनाई भी थी, चली नहीं थी, तो उसमें फ़ौज के भी कुछ लोग हों, तो वो क्या तजवीज़ अच्छी नहीं थी जी? देखिए, बात यह है कि फ़ौज का एक ही काम है, फ़ौज का काम है सरहदों का, फ़ौज का काम है वो एक अदारे की तरह, जिस प्राइम मिनिस्टर उसका वो जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव बनता है या वाट एवर, या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो बनता है, उनके साथ रहना चाहिए। आपको पता पूरी कौम फ़ौज के साथ हो। अच्छा, मैं आप सॉरी, नहीं, आपके इसी में से एक सवाल निकल आया ना जी। जी प्लीज़। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि किसी भी मुल्क की फ़ौज जो है वो सरहदों के जो है हिफाजत, लेकिन हमारे यहाँ पे तो आप देख रहे हैं ना पिछले 25-30 साल से कि जो भी कोई कुदरती आफत आती है, ज़लज़ला आता है, हालात ख़राब होते हैं, सो मच सो कि किसी बिल्डिंग को आग लगती है, तो फिर हमारा फेलियर होता है सिविलियन इदारों का। मैं समझता हूँ कि वो सिविलियन इदारों का फेलियर नहीं है, वो किसी भी गवर्नमेंट का फेलियर होता है। वहाँ पे हम फ़ौज बुलाते हैं, तो हम तो खुद इनविटेशन तो हमने खुद दिया हुआ ना जी। देखें मेरे भाई, अपनी मदद के लिए फ़ौज को बुलाना, ज़लज़ला आ गया फ़ौज की ज़रूरत पड़ गई, सैलाब आ गया फ़ौज की ज़रूरत पड़ गई, नहीं, क्यों ज़रूरत पड़ी? सिविलियन जंगी सूरत हाल होती है, वो भी नहीं, उसमें आप ये देखें कि सिविलियन इदारों की 73 साल में ना कैपेबिलिटी बढ़ाई गई, ना कैपेसिटी बढ़ाई गई। आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यार वो अग लैन आया घर वाली दिन आना बन बैठो। अगर 2005 का आपको जलजला याद है कश्मीर का, वो उसमें तो फौज का भी बड़ा, चलें वो उसको आप माइनस कर दीजिए बीच में से। जो सैलाब आए जो कराची में हुआ है, कसूर है। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि कराची और बलूचिस्तान के जो हालात हैं उसमें रेंजर्स और फौज का बहुत बड़ा हाथ है उसको ठीक करने में? तो ख़राब करने में भी उतना ही आता है। वो पुरानी फौज का था। फौज होती है, नहीं वो पुरानी है, मुझे दोनों चेंज हो जाती। जनरल ज़िया के अंडर जो थी वो तो डिफरेंट थी। जब हम बात करते हैं तो जर्नैलों की बात करते हैं, जवान की बात नहीं। कमांड की बात कर फौज रहे का हैं। कहना भी जर्नैल है। देखे बात ये है कि आप जब सिविल अदारों में फ़ौज को डालेंगे तो फिर यार फ़ौज वाले इंसान नहीं है, उनके भी कोई पसंद नापसंद होगी। मैंने डीजी रेंजर से मुलाकातें की हुई हैं जब वो हालात ठीक कर रहे थे, मैंने हालात ठीक देखे हैं कि हम मुस्तकलन ठीक हुए हैं, कभी नहीं होते। उसका हल नहीं, पॉलिटिकल हल निकलता है, वो आपकी बात ठीक है। छोटा सा हल बताता हूँ, जो भी आपकी पुलिस होती है ना, उसके पीछे आईबी जैसे एजेंसियां अदारे होते हैं, फौजें नहीं होती। अब बात का आप फौज को आगे कर देते हैं, पुलिस को पीछे कर लेते हैं। कुछ ये सारा फौज का कसूर नहीं है, हम सियासतदानों का भी कसूर है। लेकिन एक चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए, अयूब खान का गौहर अयूब बेनज़ीर नहीं बन सका, ज़ियाउल हक का एजाजुल हक नहीं बन सका, बिलावल भुट्टो नहीं बन सका लीडर। अच्छा, फिर आपको मरियम को भी कैटेगरी में लाना पड़ेगा, जो मर्जी कर ले, मुशर्रफ की बीवी बेटी बेटा मरियम नहीं बन सके, ये चीज़ तय है। मैंने और आपने, उन मेरे दोस्तों ने भी जिन्होंने फ़ौज की कसम खाई हुई है। अब देखें, दो तरीके हैं, एक वो लोग हैं जो फ़ौज की मुखालफत करते हैं, गलत करते हैं, देखें हमारी फ़ौज, एक वो लोग हैं जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं, वो भी फ़ौज के लिए नुकसानदेह। फ़ौज को फ़ौज समझ के सल्यूट करना चाहिए, उसको सियासत में घसीटना नहीं चाहिए। मेरा इशारा सियासतदानों की तरफ है, राइट, जो वो भी घसीटते हैं, वो भी गलत करते हैं। अच्छा, कैसे देखते हैं कि माजी में एक जो बहुत सारे पॉलिटिकल, बल्कि सो मच सो के अयूब खान के ख़िलाफ़ जो पॉलिटिकल इत्तेहाद बना था, जिसने शेख मुजीब को भी रिहाई दिया के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बिठाया था, उसके भी जो हेड थे नवाबजा नसरुल्लाह खान थे, टिल डेथ सारे अपोजिशन अलायंस उनके बनते रहे, वो बनते रहे। एक बड़ी पॉलिटिकल फिगर था जिसके पास एक ट्रैक था, जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते थे। इवन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी मतलब उनके ऊपर ट्रस्ट करती थी। आज जब हम मौलाना फजल रहमान को देखते हैं कि इस इत्तेहाद के सरबराह हैं, तो क्या ये गवर्नमेंट टॉपल करने की अहलियत इनमें है? देखिए, बात यह है कि एहतजाज करने की अहलियत है, लेकिन वो तो गवर्नमेंट टॉपल करने की बात कर रहे हैं ना, करने की अहलियत है, सरकार करने की अहलियत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है, यही तो आपका मामला है, आप स्टेटस को टूटता है तो आप टूटने क्यों नहीं देते? यहाँ आप नून लीग का ही सरबराह ले आते, मुमकिन है आगे जाके बन जाए, यहाँ पीपल्स पार्टी की ले आते। अपनी ईमानदारी से बताइएगा
कि क्या फिर लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं करना था? करना फिर भी था। और मैं ये कहता हूँ करें, मुकालमा होना चाहिए। हाँ, नवाबजादा नसरुल्लाह खान का मुकाबला मौलाना फजल रहमान से ना करें। ये हमने प्रोग्राम शुरू किया ना, तो मैंने कहा प्लीज बेनज़ीर से इन लोगों का कंपेयर ना करें। अब मैं ये कहता हूँ तो इसका मतलब नहीं मसूद साहब, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान रजाल है। हाँ, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एस्टैब्लिशमेंट में भी और पार्लियामेंट में भी और एहतजाज में भी और पीडीएम पे भी कहतुर इसका मतलब है कि हर गुजरते साल, गुजरते महीने, गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की सियासत डिटीरेट की है और सियासतदानों का लेवल नीचे आया है। इसका नीचे आ रहा है। और मैं इसके रिलेटेड सवाल है, 2 साल की जो क्विकली जरा बता दीजिए, टाइम खत्म हो रहा है हमारे पास, 2 साल की पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? फजूल है, कोई काम ही नहीं कर सके। इन्होंने फोकस किया हुआ है 2.5 साल से अपोजिशन पे। यकीन करें अपोजिशन अपनी मौत आप मर जाती अगर ये कोई वेलफेयर का काम कर लेते। प्रोफेसर साहब, मैं मानता हूँ आपकी बात से, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आप ये भी तो देखिए, एक जुमला खान जी, सिर्फ हुकूमत ने अपोजिशन को नहीं मरने दिया, अपोजिशन इश्यूज को नहीं मरने दिया, इश्यूज ने महंगाई को जिंदा रखा है। अच्छा, ये देखें का नुकसान, मतलब किसी भी जमहूरियत की आप जब बात करते हैं तो उधर से हमेशा से जमहूरियत जो है, वो जमहूरी लोग जो हैं, अपोजिशन जो है, शैडो कैबिनेट्स बनाते हैं, इश्यूज़ पे बात की जाती है। हमने 2 साल में अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आया तो अपोजिशन भी सिर्फ अपनी जंग लड़ती रही, उसमें अवाम के जो है प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर बात नहीं हुई। तो फिर ऐसी पार्लियामेंट को क्या करना, मुझे बताइए। देखिए, पार्लियामेंट बेतौकीर किया गया ना जी कब पार्लियामेंट को। देखिए, एक मस्जिद आपने बना दी, बेशक शब भर में बना दी माँ की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी परसों में नमाजी बन ना सका। पार्लियामेंट का कोई कसूर नहीं है। वो यकीन करें हमारी मस्जिद थी, है हमारी बैठक है। तो उसको अगर सियासतदान वहाँ पे हमारी बातें नहीं करते तो आपको किसने कहा है मैं सियासतदान की फेवर करूँगा? वो हमारे साथ ज्यादती करते हैं, कोड़ की काश्त करते हैं पार्लियामेंट में। आप ये जो बातें बाहर हो रही हैं, ये भी पार्लियामेंट में होनी चाहिए जी। एक बात आपको जाते जाते बताऊं, पार्लियामेंट सुप्रीम ना रही ना जी। एक बात जाते जाते बताऊं, जनाब आसफ अली जरदारी ने बहुत अच्छा मशवरा दिया था मियां नवाज शरीफ को कि अदालतों में ना रुले, आए आप वाला मसला पार्लियामेंट में हल करते हैं। मुझे नहीं पता मियां नवाज शरीफ उसको पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके आए थे। पार्लियामेंट में हल हो सकता था, लेकिन आपके मसाइल पार्लियामेंट में, महंगाई का हल आपके दोस्त, अब ये देवर इन अलायंस, ठीक है जी, 2008 से लेके 18 तक, तो आपके दोस्त हकानी साहब, उनका अलायंस है जिनका नाश्ता छोड़ दिया गया था। मेरी बात सुनिए, इफ यू रिमेंबर, तो आपके दोस्त है ना हकानी साहब, उनके खिलाफ मियां नवाज शरीफ साहब इधर से तो इत्तेहाद में थे, तो उधर से दूसरा को काला कोट पहन के अदालत में गए थे, इफ यू रिमेंबर। देखें गलत किलानी साहब के खिलाफ और जरदारी साहब के खिलाफ मकाफाती अमल का सामना नईम मसूद और काशिफ खान ही कर रहे हैं, आज मियां नवाज शरीफ ही कर रहे हैं। देखिए, बेनजीर को ये सियासी बेवफाइयां थी ना जी। एक बात को नहीं आप भूल सकते, मेरा ख्याल था काशिफ थे आप जैसा जहां दीदा बंदा ये बात करेगा। आपने पता है आपको, सईद गनी ने कराची वाले जलसे में जिस आन बान शान से मरियम नवाज शरीफ को बुलाया, इन्होंने सोचा तो होगा कि ये बेनज़ीर को किन किन तरीकों से बुलाते थे। तो ये होता है क्वालिटी, ये होता है डिफरेंस। अगर मैं आपका लास्ट टेक चाहूँगा, महंगाई जिससे अवाम सब परेशान है, ठीक है जी, और ये ज़ाहिर है कि अगर महंगाई ना होती, अवाम जो है इस वक्त जो है अपोजिशन को पजीराई नहीं मिल सकती थी, नहीं मिलती, कभी ना मिलती। तो ये इसका सबब, जो मेन सबब आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में इतना बड़ा कोई मार का नहीं है महंगाई को कंट्रोल करना। अगर हम पंजाब की बात कर लें, 36 या 38 एक डीसी एक जिले की महंगाई कंट्रोल कर सकता है, वो शाम तक कंट्रोल कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता। अभी आपने देखा ना, ट्रक खड़े हो गए हैं आटे के। देखिए, बात यह है कि डिमांड एंड सप्लाई है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, टमाटर को आप 2 दिन के लिए रोक सकते हैं ना, तो आप जब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी आप महंगा बेचेंगे। आप गंदम एक्सपोर्ट कर देते हैं, और बात, मुझे पता है कि एक्सपोर्ट करना भी मजबूरी होती है, बाद में महंगी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। आप इसी तरह बाकी चीज़ों को करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कभी कंपटीशन कमीशन का नाम सुना है? वो भी यहाँ है। कभी कंज्यूमर को किसी ने एड्रेस किया? हालांकि मजिस्ट्रेट मौजूद है। ये हमारी महंगाई में देखे कुछ तो नेचुरली है, इसमें कोई शक नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, वो कोविड की वजह से भी है, लेकिन हमारी महंगाई जो है वो कमजोर गवर्नेंस, और इसमें से ज्यादातर महंगाई आपकी मैन मेड है, महंगाई
बनाई गई है, जाली अपोजिशन ने नहीं बनाई। अच्छा, अब सबसे इसका आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, लैक ऑफ लीडरशिप है। अब हर चीज़ इमरान खान पे नहीं मैं डालूंगा यार, कभी कुछ बुज़दार पे भी डाल लिया कर, हाँ, कभी कुछ मुझे नहीं समझ आती। ये मुझे पता है कि जायचों की साइंस इल्म जफ़र इल्मुल अदाद इमरान खान को मजबूर करता है कि अगर उस्मान बुज़दार हिला तो मैं भी हिल जाऊंगा। तो ये मामला है, वरना बुज़दार या पंजाब की हुकूमत नीचा दिखला रही है। नहीं मसूद साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। यही बात मैं करता हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट एक डीसी और उसके नीचे उसके नीचे सैकड़ों मुलाजमीन, जिसमें एसी भी हैं और इंस्पेक्टर्स भी हैं। अगर उनको कितने दिन जखीरा अंदोज अपने घर में आलू रखेगा, उग जाएंगे? कितने दिन टमाटर रखेगा? कितने दिन पोल्ट्री फार्म वाला पोल्ट्री को अंदर रखेगा? कितने दिन डेयरी फार्म वाला दूध? डीसी, ये फक्त एक डीसी से काम लिया जा सकता है, एक डीसी से, एक डीसी से, एक जिले में। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच नईम मसूद साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आप देख रहे थे, व्यूअर्स आप देख रहे थे फेस टू फेस। प्रोफेसर नईम मसूद साहब हमारे साथ थे। हमने पॉलिटिक्स पे बात की, जो पोलराइजेशन है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हेड ऑन कोलिजन हो रहा है अपोजिशन का और इमरान खान की गवर्नमेंट का, उस पर भी बात की। थोड़ी सी बात हमने महंगाई पे की, लेकिन इस महंगाई का जितना शोर मचाया जा रहा है उसमें देयर इज़ नो डाउट, देयर इज़ नो क्वालिटी। जो उसकी प्राइस कंट्रोल के ऊपर 2 साल से मैं देख रहा हूँ एज ए न्यूट्रल जर्नलिस्ट, मैं अगर कहूँ तो वहाँ पे उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। एक शॉप पे एक चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, उसके साथ वाली जो है वो 125 की बेच रहा है। ये बात जो है सबसे आवाम को जो है मुश्किल में डाली हुई है। और अगर मेरे ख्याल में अगर अब भी इसके ऊपर कंट्रोल ना किया गया तो अपोजिशन जो पहले ही करप्शन की मारी हुई है, केसेस की मारी हुई है, उसकी अवाम में पजीराई दोबारा हो जाएगी। और उसके बाद अवाम जो है, मैं नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली जाए। ये नईम मसूद साहब भी इस बात के हामी हैं कि 5 साल गवर्नमेंट जो है इनको कंप्लीट करनी चाहिए, लेकिन उसमें अवाम की फलाह अगर छुपी होगी तो फिर आप आराम से गवर्नमेंट कर सकेंगे और फिर आप लंबा अरसा गवर्नमेंट कर सकेंगे। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।